सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत नाज़रीन। लाहौर पुलिस इस वक्त सानिया मोटरवे के हवाले से तेज़ी के साथ काम कर रही है, लेकिन बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हुई, दावे किए गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हम लोगों तक पहुंच गए हैं, उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लेना था, लेकिन वो भाग गए। बहरहाल खासी सुबकी हुई पंजाब पुलिस की, लेकिन उसके बाद कुछ लोग खुद गिरफ्तारियाँ देते हुए नजर आए कि वो सारे मामले में मुलव्विस नहीं हैं। जो इस मुकदमे में खातून जिनका रेप हुआ, उन्होंने एक मुलजिम की तस्वीर देखते हुए भी ये कहा कि ये मुलजिम नहीं है सारे अमल में शामिल। लेकिन अब से कुछ देर पहले की जो सबसे अहम पेशरफ्त है कि शफकत नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। उसके DNA फोरेंसिक लैब में भिजवा दिया गया है। जैसे DNA की रिपोर्ट सामने आएगी, मजीद पेशरफ्त भी सामने आ जाएगी कि क्या मामलात हैं। लेकिन अब तक इस केस में क्योंकि बहुत ज़्यादा यह हाईलाइट हुआ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, फौरी तौर पर हुकूमत ने इस पर अमल शुरू किया और उसके बाद इस केस को अब देखा जा रहा है कि मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगला मरहला प्रोसिक्यूशन का है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का जो अमल है वो सबसे पेचीदा अमल पाकिस्तान में नज़र आता है। बहुत से ऐसे मुल्जिमान गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद उनकी रिहाई हो जाती है। ऐसी सूरत हाल ही के हवाले से थी कि 2013 में जो कुछ हुआ और उसके बाद वो सामने आ गया दोबारा से। मरकजी मुल्जिम आबिद का करीबी दोस्त है और दोस्त इकबाल जुर्म भी कर लिया है। साहिवाल से गिरफ्तार इकबाल मुल्जिम आबिद का शरीक जुर्म था। ये भी खबर अहम दे रहे हैं आपको। गिरफ्तार मुल्जिम शफकत का जुर्म का एतराफ़ भी उसने कर लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। शफकत को मुबैना मुल्जिम वकार के बयान पर गिरफ्तार किया गया था। सुधीर चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुधीर, आगाह कीजिएगा, क्या पेशरफ्त हुई है मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर? जी, गुज़श्ता रोज वकारुल हसन जिसने खुद गिरफ्तारी दी थी CIA मॉडल टाउन में, उसके बयान के ऊपर शफकत को गिरफ्तार किया गया है छापा मारकर। और आज सुबह की ये बात है, शफकत ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि बिल्कुल खातून ज्यादती केस में मैं शामिल हूँ और उसने ये बयान दिया है आज पुलिस के साथ ये ज्यादती केस में जो है वो पार करने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम जो है उसने इस्लामाबाद का ये रहायशी था और वहां से गिरफ्तार करके लाहौर ले आई है। और आपका DNA टेस्ट जो है वो भिजवा दिया गया है पंजाब फोरेंसिक एजेंसी को। DNA टेस्ट करवाने के बाद जो अगर ये मैच कर गया तो फिर कंफर्म होगा कि शफकत ही असल मुल्जिम है। लेकिन शफकत के साथ कौन था, अब ये सवालिया निशान है कि वो आबिद अली था या कोई और था। इसके बारे में भी उससे पूछगिछ जारी है, तफ्तीश का अमल जारी है। पुलिस ने शफकत अली के बाप को भी, जिसका नाम अनस है, उसको भी हिरासत में ले लिया है और इस वक्त तफ्तीश का दायरा कार जो है वो मजीद वसी कर दिया। कबल साहिवाल से इकबाल को इकबाल को हिरासत में लिया गया था। इकबाल का तमाम रिकॉर्ड CTR की मदद से जो है वो निकाला गया था और उसको साहिवाल से हसास इदारों ने गिरफ्तार किया और लाहौर पुलिस उसको लेकर लाहौर पहुंच गई है। ठीक है, तो सुधीर बहुत सारे मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार हुए। अब बताया गया कि 2 लोग जो हैं वो इसमें शामिल है। सुधीर हमारे साथ ही रहेगा, जाबिर वक्कास हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाबिर, आगाह कीजिएगा, 2 लोगों के बारे में कहा गया कि वो इस जाती केस में मुलव्विस है, लेकिन गिरफ्तारियां बहुत ज्यादा हुई हैं। इस मुतालिक पुलिस हुकाम क्या बता रहे हैं कि ये लोग जो गिरफ्तार किए गए, कुछ लोगों के हवाले से पुलिस ने यह कहा कि वो लोग जो शामिल हैं उनके करीब पहुंच गए हैं। अब मामला कहां तक है? जी बिल्कुल, एक तो मरकजी मुल्जिम जो शफकत है जिसको गुज़श्ता रात दीपालपुर से गिरफ्तार किया गया था, वो हरूनाबाद फोटाबाज जो है वहाँ से ताल्लुक़ रखता है और उसकी उम्र जो है वो 23 साल है और उसने जो ये जुर्म किया है उसकी गिरफ्तारी मुमकिन हुई है। CIA की टीम जो है वो उस शख्स को लेकर लाहौर भी पहुँच चुकी है और उसने अपने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। अलबत्ता DNA रिपोर्ट जो है वो इस वक्त से अभी तक नहीं आई क्योंकि उसमें एक प्रोसीजर है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन उसका इतराफ़ जुर्म कर लिया गया है। जबकि इसकी जो गिरफ्तारी है वो वकारुल हसन की मालूमात पर हुई। वकारुल हसन वो शख्स जो कि जो इससे पहले कल CIA पुलिस में खुद पेश हुआ था मॉडल टाउन में और उसकी जो मालूमात थी कि किन से ताल्लुक़ रहा
मुलजिम आबिद, शफकत और इसके अलावा अल्लाह दिता नामी एक शख्स जिसके नाम पर एक सिम थी जो कि इस्तेमाल की जाती रही इस गैंग के लोगों के जरिए। और ये वो लोग गैंग है जो कि मुख्तलिफ जो जराइम है उनमें मुलव्वस रहे हैं और इसलिए इनकी आपस में जो है वो दोस्ती भी रही। और इसी हवाले से जब ये मालूमात जो है वो वकारुल हसन से मिली तो इन लोगों के पीछे जो है वो पुलिस लगी रही अपने तरीक़ों के ज़रिए, तफ्तीश के मामला के ज़रिए। और जो शफकत है इसकी जो गिरफ्तारी है वो इन्हीं मालूमात की बिना पर मुमकिन हो पाई। और शफकत को जो है वो गुज़श्ता रात दीपालपुर से गिरफ़्तार किया गया और दीपालपुर से सीआईए की टीम ने उसको गिरफ्तार करने के बाद आज जो है वो लाहौर पहुंचा दिया है। और इसी दौरान जो तफ्तीश की गई शफकत से उसमें उसने जुर्म जो है वो कर लिया है कि डकैती के दौरान उन्होंने खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। और इस हवाले से अभी तक जो मरकजी मुलजिम आबिद मलिही है उसकी गिरफ्तारी अभी तक सामने नहीं आई। ये मैं जाबिर आपसे जानना चाहूँगा कि शफकत ने यह क्या बताया पुलिस को कि उसके साथ आबिद मलिही शामिल था इसके अंदर, यानी कि दूसरा शख्स फिर कन्फर्म आबिद अली है? देखिए, आबिद अली के बारे में जो है वो मालूमात दोनों तरफ से दी गई हैं। शफकत के बारे में भी मालूमात जो है वकारुल हसन की जानिब से दी गई और उसके बाद जो मालूमात थी वो उसकी जो शफकत की मालूमात थी वो वकारुल हसन ने दी। और वकारुल हसन के बाद जब शफकत की गिरफ्तारी हुई है तो शफकत ने भी इस हवाले से आबिद का नाम भी लिया है। और कुछ और लोग भी हैं जो कि इनके साथ दीगर जराइम में जो है वो मुलव्वस रहे हैं, चाहे वो चोरी की हो, डकैती की हो और दीगर कई और वारदातें, तो उनके नाम भी लिए गए हैं। अलबत्ता तमाम तरह अभी जो फोकस है वो शफकत से मिलने वाली उन मालूमात पर है कि जिनके जरिए आबिद की गिरफ्तारी जो है वो जल्द अज जल्द मुमकिन हो सके। अच्छा जाबिर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बाकी लोग जो गिरफ्तार हुए हैं जिसमें वकार नामी शख्स भी है, मजीद कुछ लोगों के गिर्द भी घेरा तंग है, तो क्या ये वो डकैतियों का गैंग है सारा, या ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिम इस्तेमाल जिनके नामों पर होती रही तो उनको पुलिस ने पकड़ा है? इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में पुलिस क्या बता रही है? देखिए, इस हवाले से जब तफ्तीशी टीम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि चूंकि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफराद हैं और ये लोग थाना कचहरी और जेल की राह देख चुके हैं और इस वजह से ये इन लोगों को जो है वो आपस में ताल्लुकात जो है वो जेलों में बनते हैं और फिर वो उसी के बाद जब वो बाहर आते हैं तो उनके ताल्लुकात जो है वो आगे बढ़ते हैं। दोबारा से वो जब जुर्म करते हैं तो वो उस नए दोस्त को भी उसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वकारुल हसन जो है वो शेखुपुरा का रिहायशी था और वो उसके बारे में ये कहा गया कि उसने 2 बार डकैती की अटैम्प्ट की हुई है और वो थाने से भी जेल से भी छूट कर आ चुका है। और इसी तरह जो ये दीपालपुर के जो रिहायशी हैं या फोटाबास और हरूनाबाद बहावल नगर के, ये वो लोग हैं जो कि ये भी जराइम पेशा हैं और इनके जो आपस में ताल्लुकात हैं वो वहीं से जो है वो सामने आए। और उसके बाद जो है वो इस वक्त ये देखने में आया कि उन्हीं मालूमात की बिना पर ये जो आपस में इनकी कड़ियाँ से कड़ियाँ मिली कि ये लोग आपस में जानते थे और वो सिमें मोबाइल की जो वो सिमें जो इस्तेमाल करते थे, 5 से ज़ायद जो सिम्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे। और जो आबिद मली है वो आखिरी जो सिम इस्तेमाल कर रहा था वो भी किसी और के नाम से, पहले जो उसके अपने नाम 5 सिमें थी वो भी फ़क्तन उसने इस्तेमाल की और उसके बाद जो है वो मतरूक कर चुका था उनका इस्तेमाल। और अब जो आखिरी सिम वो इस्तेमाल कर रहा था जो CDR को पंजाब पुलिस की जानिब से निकलवाई गई है उसमें ये बात सामने आई कि वो किसी और के नाम वो सिम थी और उसी ज़िम्मन में जो है वो अल्लाह दिता नामी एक शख्स की गिरफ्तारी के हिरासत में लिया गया है, जिसकी गिरफ्तारी तो नहीं डाली गई लेकिन उसके नाम की जो सिम है वो इस्तेमाल करते हुए जो है वो ये मुलजमान जो है वो अपना काम चला रहे थे। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा जाबिर, इस पर मजीद बात करते हैं कि इस वक्त जो है वो कहाँ तक ये मामला पहुँचे हैं और खातून के बयानात के हवाले से अब पुलिस मजीद क्या बता रही है। हमारे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपके वक्त का। ये एक बहुत बड़ा अजीब और गरीब सानिया था। हम मुसलसल ऐसे सानियात देखते आए कि मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादती और उसके बाद फिर कत्ल, लेकिन यूँ पाकिस्तान में राह चलते हुए बसेज या राह चलते हुए ऐसे रोड साइड पर इज्तमाई ज़्यादती के मामला बहरहाल पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन ये बहुत बड़ा एक वाक़या हुआ और उसके बाद फिर CCPU का बयान था, फिर उसके बाद गिरफ्तारियों के हवाले से मामला थे। अब एक मरकज़ी मुलज़िम की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा चुकी है। मामला ये है कि इसमें अब जिम्मेदारी जो है वो पुलिस ले रही है, भरपूर तरीके से काम भी कर रही है, लेकिन इन सानियात को रोका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना तो यहाँ लाखों करोड़ों के हिसाब से पुलिस हो सकती है जो चप्पे चप्पे पर खड़ी हो, ना ही यहाँ पर किसी शख्स के माथे पर लिखा है कि वो चोर, डाकू या फिर वो रेपिस्ट है। तो क्या किया जाए, किस तरीके से क्या मैकेनिज्म बनाया जाए कि ये कम अज़ कम इन वारदातों को रोका जा सके? मुदस्सर, मेरे पास ना तो अल्फाज हैं, ना जज्बात हैं, ना एहसासात हैं, ना फीलिंग्स हैं। यकीन माने कि किन अल्फाज में,
किस ज़बान के साथ ये जो हादसा हुआ है, जो सान्या हुआ है, जो पूरी दुनिया में हमारे लिए एक शर्मिंदगी का बायस बना है, बल्कि ये मैं कहूँगा इसके ऊपर इंसानियत शर्मा गई है कि ये इस तरह के, ना तो इनको मैं इंसान कहता हूँ बल्कि मैं तो इनको मुसलमान भी नहीं कहता। अल्लाह ताला इनको गारत करे। और इन्होंने जिस तरह एक हव्वा की बेटी के साथ जो सलूक किया है, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह देर है अंधेर नहीं है। मुझे खुदा पे यकीन है कि ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ लफ्ज़ पहुँच चुके हैं। अभी आप जो डिस्कस कर रहे थे, आपके रिपोर्टर ने बताया कि ये जो बदकिस्मती से जो मेरा हल्का है, तहसील हारूनाबाद, तहसील फोटाबाज, बहावल नगर में NA 169, ये जो लड़का है आबिद, ये पहले फोटाबाज में एक वल्लर शरीफ में गांव है 260, ये वहाँ रहते थे, इनका ख़ानदान वहाँ रहता था। फिर 2015 में ये लोग मूव हो गए, लाहौर आ गए, इनका सारा ख़ानदान वहाँ आ गया। और ये पहले भी जराइम में मुलव्वस रहा, और अब इतना बड़ा इसने ये वाक़या किया, तो इंशाअल्लाह इसका ये एक मुलज़म गिरफ़्तार हो चुका। मैं मुदस्सर इकबाल के प्रोग्राम बोल TV पे आपको ये ख़बर दे रहा हूँ, बहुत जल्द ये जो मेन और मरकज़ी मुलज़म है आबिद, इंशाअल्लाह ये गिरफ़्तार होगा। और इसके ऊपर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये एक ऐसा वाक़या था मुदस्सर, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आज तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि किसी सड़क पे एक खातून खड़ी हो, वहाँ पर ये इतना बड़ा वाक़या पेश आ जाए। बच्चे उनके सामने थे, वो बच्चे जो हमारे बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, वो खातून जो हमारी अपनी माँ और बहन है, हमारे घर हम भी माँ बहने वाले हैं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है। लेकिन ये वाक़या मुदस्सर ऐसा है जो ब्लाइंड वाक़या था, एक जहाँ पे ना कैमराज लगे हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह तो सर ये भी जिम्मेदारी वैसे आपकी हुकूमत की नहीं है कि 6 माह से एक रोड खोल दिया गया मोटरवे का, वहां पर देखें मोटरवे पर आप भी सफर करते हैं, हम भी सफर करते हैं, वहां पर यह बताया जाता है कि एक 3 S होते हैं, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है और फिर सर्विसेज है। यहां पर ना सर्विसेज थी, ना सिक्योरिटी थी, ना ही सेफ्टी थी, और टोल टैक्स पूरा वसूल किया जा रहा है इस पर। तो ये तो जिम्मेदारी पर हुकूमतों की है कि कम से कम ऐसे रोड्स पर तो ये चीजें हों। मुदस्सर, मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पंजाब पुलिस, मैं सबको, और गवर्नमेंट ज़ाहिर है हमारी गवर्नमेंट के नीचे काम कर रहे हैं, बाकायदा इसकी जो तमाम चीज़ें हैं शेयर हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी, चीफ मिनिस्टर साहब इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने ये बात कही कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अभी भी 70 साल में मुदस्सर अगर बहुत सारे मसाइल हैं, हर डिपार्टमेंट में इश्यूज़ हैं, कि अगर 2 साल में तो हमारी हुकूमत को आए हुए हैं, जाहिर है उसमें ये सिस्टम जो आपने कैमराज की तरफ उठाया है इसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है मुदस्सर, रिफॉर्म्स की बात है। ये खा वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, खा वो पुलिस रिफॉर्म्स हो, जिसके ऊपर अब काम हो रहा है। चूँकि होता ये है कि आप ऐसे मुलजमान देखें, वो जो ज़ैनब बेटी का केस था, इसके ऊपर हम रिकमेंड कर रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो, जिसको मैक्सिमम महीने या 2 महीने का टाइम दिया जाए, और तमाम, चूँकि ये एक ओपन एंड शट केस है, और इन मुलजमान को इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। जो लोग ये कहते हैं कि इनको सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, मैं तो इस बात का बिलीवर हूँ, इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए उसी जगह पर जहां पर इन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया, जहां पर इन्होंने हमारे सर ये तो बसरा साहब बड़ी अच्छी बात है कि आप हुकूमत के उन लोगों में शामिल हैं जो सरेआम फांसी के हवाले से इस बात को, लेकिन हुकूमत के अंदर ऑपोजिशन में मुख्तलिफ सियासी जमातों में लोग शामिल हैं जो इस बात क्या कर रहे हैं। आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं सर, मैं सवाल एक रिफॉर्म्स के हवाले से, देखिए 2 साल से ज्यादा साहब की हुकूमत को गया, हम तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पुलिसिंग के वो बाकायदा तौर पर सुनते आए KPK के लोगों से, इमरान खान साहब से, कि जनाब पुलिस रिफॉर्म्स कर दी। 2.25 साल में यहाँ रिफॉर्म्स नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ, क्योंकि जाबिर हमारे साथ मौजूद है, जाबिर ये अभी हालिया जो रिपोर्ट आपके पास मौजूद होगी रेप के हवाले से, पंजाब में, लाहौर में, इर्द गिर्द में जो अभी आपके पास रिपोर्ट है वो क्या है? देखें, इस हवाले से जो पहले 6 माह की रिपोर्ट थी उसमें 1500 से ज़ायद खवातीन की इसमें दरी जो है वो एक मिनट जाबिर, पहले 6 माह से मतलब ये है कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, 1 जनवरी से जून तक की बात कर रहा हूँ। ये जो 6 माह बनते हैं इसी साल के, और रवां साल जो है वो
अगर औसत निकाली जाए तो एक दिन में 9 खवातीन के साथ जो है वो ज़्यादती के केस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और अगर यही जो रिपोर्ट जो है वो आगे बयान करती है कि जो बच्चे हैं उनके साथ जो रेप केस हैं उसमें 3 बच्चे फ़ी औसत दिन के हिसाब से 6 माह में एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। और ये रिकॉर्ड जो है वो पंजाब का है, पाकिस्तान के उस सूबे का जो कि आबादी के तनासुब से सबसे बड़ा है और जहाँ पर पुलिस फोर्स भी सबसे बड़ी पाई जाती है। और यहाँ पर ये वो रिपोर्टेड केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए और उसके जो दादोशुमार हैं जिसका डॉक्यूमेंट भी मेरे पास मौजूद है। वो डॉक्यूमेंट है जिसके मुताबिक 9 खवातीन के साथ हर रोज़ असमत दरी के जो वाक़यात हैं वो पेश आते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ का जो केस रिपोर्ट भी हो तो वो हाईलाइट नहीं हो पाता और बाज़ तो इसलिए भी नहीं आते। जिस तरह यही जो मुलजिम वहाँ से था फोटाबाद से जी हल्के से 2013 से वो नहीं हुआ आबिद, तो उसने 2013 में उसने रेप किया एक माँ का एक बेटी का, दोनों का इकट्ठे रेप किया, 15 साल बेटी का और उसकी माँ का उसके खावंद के सामने। तो ये वो केस था जिसके ऊपर फिर इन दी एंड ये हुआ कि वहाँ के जो मुकामी लोग थे उन्होंने दबाव डालकर मुतासरा फरीक को ये कहा कि वो सुलह सफाई कर लें और वो फिर उसके बाद मुलजिम को ये कहा गया कि आप जो है वो सिर्फ ये इलाका छोड़कर चले जाएं। तो ये वो मामला हैं जिसकी वजह से ये केस दोबारा से जन्म लेते हैं। ये वही कल्प्रिट हैं जो सही। बसर साहब से बात करें। बसर साहब ये देखें ना, ये एक निज़ाम है हमारा, आपका इलाका, वहाँ से मुलजिम और उसके बाद फिर वो पंचायत से निकल के तो वो दूसरी जगह आ गया, उससे 7 साल बाद इतना बड़ा जुर्म किया जिस पे अब वो पकड़ा जाएगा। लेकिन उस 7 सालों में कितने जुर्म उसके ज़िम्मे होंगे ये तो अब पुलिस अगले आने वाले दिनों में तफ्तीश करेगी। लेकिन सर 9 केस एक दिन में खवातीन के हवाले से और 3 बच्चों के साथ केसेस, रिपोर्टेड केसेस हैं जो पुलिस के पास होते हैं, तो ये बहुत बड़ी तादाद है पिछले 6 महीनों के अंदर। तो इस पर तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि रिफॉर्म्स भी हों, पुलिस के मामलात भी बेहतर हों और इनकी गिरफ्तारियां भी हों और फिर एंड पे जिसकी आप मैं मुतालबा कर रहे हैं कि सरेआम फांसी भी हो, वरना ये 9 से खुदा न खास्ता 109 भी बन सकते हैं केसेस रोजाना के। मुदस्सर, पहले तो मैं आपसे एक खबर शेयर कर दूं जी कि हमारी हुकूमत, पंजाब पुलिस, लॉ फोर्सिंग एजेंसीज बिल्कुल करीब पहुंच गई हैं। तमाम ताने बाने, तमाम इनके कनेक्शंस उनको ट्रेस कर लिया गया है। मैं आपको जिस तरह कह रहा हूं कि ये बहुत ही हमारे लिए भी ख़ास तौर पे शर्मिंदगी की बायस है। पाकिस्तान हमारा सारा है, चप्पा चप्पा हमारा है, लेकिन ये चूँकि फोटाबाद से है और वहाँ से मूवमेंट मुझे एक एक पल की मिल रही है कि इनके तमाम ख़ानदान के अफराद को उठा लिया गया है और अगले 24 घंटे में, मैं दोबारा रिपीट, इंशाअल्लाह अगले 24 घंटे में ये जो एक मुलज़म ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दी है, अगले 24 घंटे में ये मुलज़म भी अरेस्ट हो जाएगा। और उसके ऊपर जो अब आपने बात कही वो मैं आपको बता दूं, यही बात मैं कह रहा था आपको। देखें, गुजारिश इतनी है मुदस्सर, ये जो अभी बाकर भाई ने आपको सारी रिपोर्ट्स दी हैं, ये इस वक्त जो क्राइम है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे जब मुलज़म पकड़ा जाता है, वहाँ पे रिफॉर्म्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, वहाँ पे पुलिस उसका एक तो केस जो है प्रोसिक्यूशन में वीक तैयार करती है, वो कोर्ट में चला जाता है, ऊपर से कोर्ट में वहाँ पर साल लग जाते हैं, वो गवाहान को मुतासर करते हैं, धमकियाँ देते हैं। अभी इसी तरह अगर आप मर्डर केसेस निकालेंगे, रेप केसेस निकालेंगे, बल्कि आपको मैं एक और बात बताऊँ कि रेप केसेस जहाँ होते हैं वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे पहले डकैती होती है, वहां पर डाका डाला जाता है, फिर वहां रेप, इज्जत के मारे हुए लोग फिर वो छुपाते हैं। इसके लिए मुकम्मल तौर पर हमें हुकूमत को भी और अदालतों को भी, अगर चीफ जस्टिस साहब मेरी बात सुन रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अदालतें इसके लिए स्पीडी ट्रायल, जो कि हुकूमत, सर वो तो स्पीडी ट्रायल तो फिर बात की अगली बात है। ये तो है कि उससे पहले केस का रिपोर्ट होना, यानी 9 केस एक दिन में 12 करोड़ के सूबे के अंदर, 3 केस बच्चों के हवाले से। बाबर डोगर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते, ब्यूरो चीफ लाहौर है। बाबर डोगर साहब, ये अभी बता रहे थे जाबिर कि 9 केस एक दिन में रिपोर्ट होते हैं पंजाब में खवातीन से ज्यादती के हवाले से। मेरा लफ्ज़ रिपोर्ट होना है, जो रिपोर्ट नहीं होते तो उनको तो हम गिन ही नहीं रहे। 3 बच्चे जिनके साथ ज्यादती होती है वो रोजाना की बुनियाद पर, ये तकसीम है सिर्फ 2020 जनवरी से 30 जून 2020 तक का। तो फिर वो जो रिफॉर्म्स की बात है, जो जबरदस्त किस्म की गवर्नेंस के वादे हैं, वो तो फिर पंजाब जैसे सूबे में भी नजर नहीं आ रहे।
मुदस्सिर वो जो रिफॉर्म थी, वो जो केपीके का मॉडल था, जो केपीके के मॉडल को पंजाब में रेप्लिकेट करना था, यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स आनी थी, यहाँ पर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आनी थी, वो हवा के साथ उड़न छू हो गई हैं। अब इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि जी पंजाब का पुलिस कल्चर डिफरेंट है, पंजाब का डिफरेंट है और कंप्रोमाइजेज है जनाब कि यहाँ पर डेरेदारी चलती है, लिहाजा यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म जो है पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। जब आपने राह इख्तियार करनी हो तो फिर इसी तरह की बातें की जाती हैं। मुझे एक बात बताएं, ये वही पुलिस है जो शहबाज शरीफ के दौर में थी, वही माइंडसेट है, उसी तरह से क्राइम्स हो रहे हैं। हाँ, कभी नन्ही जैनब का केस जो है वो मीडिया पे आ जाता है, कभी ये वाला केस मीडिया पे आता है, तो फिर इस तरह की डिबेट्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो पिटीशन है, एक पॉलिटिकल माइंडसेट है कि 2-4 दिन बहस होगी, मीडिया पे बात होगी, उसके बाद नए इश्यूज आएंगे, चीजें पीछे चली जाएंगी, मामला इसी तरह से चलते रहेंगे। जैनब का मर्डर हुआ उस वक्त आप इमरान खान साहब की स्टेटमेंट निकाल के देख लें, सुन लें, वो क्या बातें कर रहे थे, पुलिस रिफॉर्म्स की बातें कर रहे थे, पंजाब की पुलिस को सियासी पुलिस डिक्लेयर कर रहे थे कि ये जनाब सियासतदान ऐसे जो बैठते हैं ये पोलिटिसाइज्ड है, सियासी कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन उसको कंट्रोल करने के काबिल नहीं है, हम इसमें रिफॉर्म लेके आएंगे, इसको बेहतर करेंगे। आज 2 साल गुजर गए हैं, आज भी वही बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब ये कि नासिर खान दुरानी साहब को लाया जाएगा जी कि वो बेहतरी वहां पर मॉडल जो है वो पंजाब में लाए जाएंगे, तो बस्ता साहब 25 माह में एक भी रिफॉर्म के हवाले से चीजें आई नहीं है सामने, तो फिर ये 25 माह तो गुजर गए, आप मजीद कितना को वक्त लेंगे कि कम से कम सूबे के अंदर एक अलग डिपार्टमेंट है पुलिस, उसकी बेहतरी हो। आप बेहतरी में सिर्फ 5 आईजीज की तब्दीली कर रहे हैं, आए दिन आकर डीएसपी, डीआईजीज, डीपीओज इलाकों में वो तब्दील हो रहे हैं, पुलिस के अंदर तब्दीली तो आप नहीं कर पाए। मुदस्सर बिल्कुल इश्यूज़ हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, वहाँ पर जो नेटवर्किंग है, जो जिस तरह थाना कल्चर है, पटवारी कल्चर है, उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ, बिल्कुल उसमें कुछ ना कुछ तो बेहतरी हुई है। लेकिन जो मॉडल हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो विजन प्राइम मिनिस्टर साहब का है, हमारी पार्टी तहरीक इंसाफ का है, उसमें अभी तक हमें कामयाबी नहीं मिली है। उसकी वजह देखें, अभी हमें हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि हमने ऊपर नीचे 5 आईजीज चेंज कर दिए, हमने 4 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए। उसकी मेन रीज़न यही है कि हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। हमारा एक ही विजन है कि यहाँ पर ताकतवर, पैसे वाले, वो तकड़े लोग जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, जो ये समझते हैं कि थाना हो, कचहरी हो, ये हम उनसे बिल्कुल अबव हैं। और वहाँ पर आज भी मैं समझता हूँ, मेरा इलाका अरुणाबाद फोटाबाद से मैं मिसाल देकर कहता हूँ कि थानों के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ पर रिश्वत ख़त्म हो गई है, या मैं ये कहूँ कि वहाँ पर झूठे पर्चे दर्ज नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा। इसके लिए पहले से बहुत बेहतरी है, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम मुकम्मल तौर पर, अगर आईजी साहब नए आए हैं या पिछले आईजी साहब थे, उनको भी यही टास्क दिया गया था कि आप इसके जो असरात हैं, आप यहाँ बैठे हैं, इसके असरात डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तहसील लेवल तक, टाउन कमेटी लेवल तक जाने चाहिए, यूनियन काउंसिल लेवल तक जाने चाहिए, कि वहाँ पर अगर आज भी, बिल्कुल सही बात है, ये कोई सर लेकिन बस्सा साहब ग्रेड 21 और 22 के अफसरान तो आप नए नहीं लगा सकते, वो तो वही सीएसपी अफसरान हैं, वही इसी सिस्टम के अंदर से हैं, वही लोग हैं जो लोग मियां नवाज शरीफ के साथ लाहौर के कमिश्नर थे, अब आपके चीफ सेक्रेटरी हैं, वही लोग हैं जो उस सेटअप में भी थे, आपके सेटअप में भी है। सर इसको तो तब्दील नहीं किया जा सकता। मुदस्सर मैं एक बात कहूँ, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि कोई आपने मेरी बात में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू की है। प्राइम मिनिस्टर साहब का यही विजन है कि हम उसके तरफ बढ़ रहे हैं, मसाइल का सामना है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी की आपने बात की है, देखें जो ब्यूरोक्रेट होता है ना, वो पब्लिक सर्वेंट होता है, वो किसी हुकूमत का, किसी लीडर का परवरदा नहीं होता। यहाँ पे इशू ये है, कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग मौजूद हैं जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं, जिन्होंने 12-12 साल एक माइंडसेट के साथ काम किया है, जिन्होंने आज भी वो ये समझते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कल तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं होती और यहाँ पर किसी और की हुकूमत आ जाती है, तो वो तो हमें पोस्टिंग नहीं देंगे, वो तो हमें प्राइस पोस्टिंग नहीं मिलेगी। इसके हमारा सिर्फ इशू ये है कि हम कहते हैं कि आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं पूरे पंजाब के अंदर, हम आपको फ्री हैंड देते हैं।
आप अपनी पसंद का डिप्टी कमिश्नर लगाएं, आप अपनी पसंद का डीपीओ लगाएं, आप पसंद का कमिश्नर लगाएं और वहां पर आरपीओ लगाएं। हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए, लेकिन वो रिजल्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को हमें नहीं मिले हैं। वहां पर हमने उनको कहा है कि आप अगर तहरीक इंसाफ का कोई बंदा, कोई एमपी एमएनए आपसे गलत एफआईआर दर्ज करवाता है, आपसे वो वहां पर गलत काम करवाता है, मत करें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वहां पर आज भी अगर वहां पर कोई बदमाश है, कोई रस्सागीर है, जो टाउट है, वो आज भी थानों में अगर जाकर वहां पर उनके मामला चलते हैं या पटवारी कल्चर में चलते हैं, उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और हाँ, हमें चैलेंज है, लेकिन अगर आप मुदस्सर ये इंसाफ करेंगे, 70 साल में अगर ये सिस्टम ठीक नहीं हो सका तो 2 साल में भी नहीं हो सकता। उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम तब्दीलियां कर रहे हैं। वो आपका बढ़ना जो है वो एक फॉर्म में नजर तो आना चाहिए, फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि वो है। मैं बाबर डोगर साहब से बात कर दूं। बाबर डोगर साहब, आपका सेक्रेटेरिएट में वो तमाम तर चीजें, क्या नया रिफॉर्म्स, क्या नया सेटअप आता है, बड़ा वास्ता रहता है। पुलिस के हवाले से कुछ, सर वो कह रहे हैं बढ़ रहे हैं, बसरा साहब कहते हैं कोई रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ चीजें आई होंगी, ताकतवर आईजी बना दिया जाए, ताकतवर चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए कि वो पूरे सूबे को बेहतर करे। तो यहाँ कुछ बेहतरी की चीजें बन रही हैं, यह उसके लिए मुश्किल है कि 70 साल के गंद को 2 साल में वो कह रहे हैं कि बेहतर नहीं किया जा सकता। नासिर दुरानी साहब के इमरान खान साहब ने यहाँ पर मशीन लगवा दिया, उसके बाद वो ताहिर साहब को यहाँ पर आईजी लगाया गया। नासिर साहब जो थे वो केपीके का मॉडल यहाँ पर लाना चाह रहे थे, उसमें आईजी जो था इंडिपेंडेंट था, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में इंडिपेंडेंट था, सीएम के मुताबिक नहीं था, जो कि पीटीआई की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को मंजूर नहीं था। चले उसको भी छोड़ दें। मैं बसरा साहब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। मुझे एक बात बताएं कि इससे पहले मेजर आदम सुलेमान को लगाया गया, उनको एक एजेंडा की तरफ से दिया गया कि आपने पंजाब में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को खत्म करना है, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतरीन करना है। उन्होंने उसमें किसी हद तक चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की। उन्होंने इंडिपेंडेंटली अच्छे रेप्यूट के जो ऑफिसर थे उनको लगाया, डीसी लगाया, कमिश्नर लगाया, सेक्रेटरीज में लेके आया, लेकिन उसमें सीएम की से बहुत कम थी, वो इनको द्वारा ही नहीं था। अल्टीमेटली उनको चेंज कर दिया गया। अगर ये गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में इतने सिंसियर थे तो मेजर आलम सजीन को ये एजेंडा देके भेजा गया था कि पंजाब में जो भी बंदा फेडरल गवर्नमेंट से एक एजेंडे के तहत आया उसको इन्होंने नहीं चलने दिया। तो अब जब अगर आप ये कहते कि एक ईमानदार बंदा लगे, एक ऑनेस्ट बंदा लगे, तो फिर वो जब वो ईमानदार और ऑनेस्ट बंदा लगे, फिर वो इनका भी गलत काम नहीं करेगा क्योंकि इनको मंजूर नहीं रहे हैं। इसीलिए बार बार लोगों को चेंज किया जाता है। अदरवाइज चलने देते मेजर आलम सुलेमान को, चलने देते ताहिर साहब को, वो रिफॉर्म लेके आते, पुलिस को इंडिपेंडेंट करते, इंतजामिया को इंडिपेंडेंट करते। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो है 2000 दफा उनके जो प्रेस रिलीजें इशू हो चुकी हैं कि उन्होंने महंगाई का नोटिस ले लिया, उन्होंने चीनी की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया, लेकिन उस नोटिस को इम्प्लीमेंट करवा ही कोई नहीं सरा। इसका मतलब है गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं है। और जो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना चाहता है वो क्या में गवर्नमेंट है उसके बारे में नहीं है। सही। तो फिर गवर्नेंस नाम का तो फिर पैरेलल चीज़ें चल रही हैं, कभी सेक्रेटेरिएट से हो रही है, कभी वज़ीर आला हाउस से हो रही है। से मजीद बात करते हैं, लेकिन इस केस के हवाले से पेशरफ्त ले लें। जाबिर वकास हमारे साथ हैं, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। जाबिर, 28 टीमें बनी हैं इस केस के हवाले से, 200 पुलिस एहलकार इस केस को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो खुद से आ रहे हैं, कुछ को सीआईए ने गिरफ्तार भी किया है। तो क्या फिर ये थाने पुलिस अलग है, इलाका पुलिस अलग है इस सारे अमल के अंदर, तो ये बाकी गिरफ्तारियों के लिए क्या कर रहे हैं, आबिद के लिए क्या शिकंजा कसा जा रहा है? जाबिर वकास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं और शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बाबर डोगर साहब भी। जाबिर, ये मैं पूछ रहा था कि इतनी ज़्यादा टीमें, इतने पुलिस वाले, इलाकाई पुलिस अलग से है, बाकी सीआईए को भी शामिल किया गया है, तो ये बहुत सारे लोग तो खुद गिरफ्तारियां आकर दे रहे हैं, तो फिर पुलिस इस पर क्या कर रही है कि एक आबिद गिरफ्तार नहीं हो पाया? उसके लिए तो पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली गई थी। जी बिल्कुल, आबिद तो गिरफ्तार नहीं हो पाया, लेकिन अभी थोड़ी सी मालूमात आपके साथ शेयर करते जाऊँ जो मुझे अभी तक पहुंची हैं कि डीएनए जो है वो इस वक्त मैच हो गया है। जो शफकत गिरफ्तार किया गया था गुज़श्ता रात, जिसको दीपालपुर से,
उसका जो डीएनए है वो उस मैच कर गया है उन नमूनों के साथ जो कि वहाँ से पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी ने हासिल किए थे, और इसकी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार साहब को भी भिजवा दी गई है। जो मेरे ज़राए उनका यही कहना है कि जो डीएनए है वो मैच कर गया है शफकत का उन नमूनों के साथ जो कि जाति केस के मामले में जो नमूने हासिल किए गए थे, वो नमूनों के साथ जो इस वक्त जो नमूने हासिल किए गए थे डीएनए के साथ। तो ये बड़ी खबर एक सामने आ गई है। जाबिर हमारे साथ रहेगा, अपने नाज़रीन को बताएं कि शफकत के जो डीएनए है वो अभी खबर आई है सामने कि वो मैच कर गया है उन नमूनों के साथ जो जाए वो कुआ से लिए गए थे। तो शफकत जो दूसरा एक मुल्जिम इस सारे केस में है, उसको गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी के बाद उसके डीएनए सैंपल्स लिए गए। डीएनए सैंपल्स में अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो है कि डीएनए उन जाए वकुआ से लिए गए डीएनए से मैच कर गए शफकत के। जी बताइएगा मजीद कि बाकी अब जो इतनी लंबी चौड़ी टीमें बनी हैं ये क्या कर रही हैं? देखें, ये टीमें जो हैं वो पहले 1-2 दिन तो जो है वो सबसे पहले अपने ग्राउंड ही बनाती रहीं कि किस तरफ को किसने मूव करना है और किस तरफ जाना है। और इस हवाले से जब ख़ास तौर पर आबिद नामी शख्स का जो है वो डाटा मिला, जो कि असल में तो काम था पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का, कि जैसे ही एक क्लू जो है वो सबसे मेन क्लू जो है वो मिला कि डेटाबेस से, तो फिर उसके बाद तमाम तर जो फोकस था वो आबिद और आबिद से राब्ते में आने वाले तमाम अफराद पर मरकूज़ हो गया। और आबिद की जो मोबाइल सिम्स थी जो कि इस्तेमाल की जाती रहीं उसकी तरफ से, और कहाँ पर वो रिहाइश पजीर था और किसके साथ मिलता था, कहाँ पर काम करता था, ये वो तमाम चीज़ें थी जिनके ऊपर जो है वो रिलाई किया गया और जिनके ऊपर काम करते हुए जो है वो आबिद तक पहुँचने की कोशिश की गई। जैसे कि आईजी पंजाब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उनकी एक सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद की जो गाड़ी थी वो पहुँची उसकी रिहायशगाह के पास, और वो अपने बेगम के हमरा जो है वो रवाना हो गए, वहाँ से फ़रार हो गया। और जो उसकी बच्ची थी उसको जो है वो पुलिस की हिरासत में रखा गया है, पुलिस के पास है उनकी बेटी जो है आबिद की। और आबिद की जो गिरफ्तारी है वो तो मुमकिन नहीं हो पाई, लेकिन आबिद के राब्ते में आने वाले फिर दीगर अफराद जिसमें वकारुल हसन था और दीगर अफराद, उनको जो है वो तस्वीरें चला दी गई उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये वो तस्वीर चलाने का जो ब्लफ इस्तेमाल किया गया, उसने ये मदद दी कि वकारुल हसन जो है वो खुद सामने आया, और वकारुल हसन ने जो है वो अपनी गिरफ्तारी शो करवाई सीआईए पुलिस को, क्योंकि उसके तमाम जो रिश्तेदार थे उन्होंने ये कहा था कि ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है कि तुम उस शख्स के राब्ते में माजी में रहे हो, तो इसलिए जाकर अपनी गिरफ्तारी पेश करो। और उसने गिरफ्तारी दी, और उसके बाद ये पुलिस के डीएसपी जो हैं वो मॉडल टाउन से लेकर उनको डीआईजी इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ पर दीगर जो उनसे मालूमात हासिल की गई उसके मुताबिक ये जो भी टीमें थी वो काम करती रहीं। लेकिन टीमों का जो प्रोसीजर था वो क्लूलेस था शुरू में, और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ पर शुरू करना है। और इसलिए पुराना तरीकाकार जो था खोजियों का कि वहाँ से जो पाँव के निशानात हैं वो उठाए जाएं और उसके बाद देखा जाए कि वो किस समत में जो है वो रवाना हुए। और इस पुराने जो खोजी थे और पुराना जो तफ्तीश का निज़ाम था उसको बहाल किया गया, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई कैमरा मौजूद था और ना ही कोई ऐसी जदीद सहूलत जिसके ज़रिए जो है वो उन तक पहुँचने के लिए तो ये जो है जदीद निज़ाम और कदीम निज़ाम जो है तफ्तीश का और उसके सारे अमल को मद्देनजर रखते हुए चलाया गया। जो खबर एक बड़ी आपने दी है जाबिर, उसके हवाले से अपने नाज़रीन को फिर से आगाह करें कि मुल्ज़िम शफकत का डीएनए अब मैच कर गया है, फ्रांसिक एजेंसी ज़राए का ये बताना है, और अब ये डीएनए रिपोर्ट बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब को भी भिजवा दी गई है। शफकत को गिरफ्तार किया गया, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके डीएनए सैंपल्स भिजवाए गए और उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। ये अब ज़राए बता रहे हैं कि वो मैच कर गए हैं जाए वक़ुआ से लिए जाने वाले डीएनए से, और अब ये रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भी भिजवा दी है। ये एक अहम मामला सामने आ चुका है कि मुल्ज़िम अब शफकत से आबिद के हवाले से तफ्तीश भी की जा रही है, और अभी शौकत बस्सा साहब कह रहे थे कि अगले 24 घंटे के अंदर आबिद की गिरफ्तारी भी यकीनी तौर पर हो जाएगी, यानी कि एक मुल्जिम गिरफ्तार हो गया, उसका डीएनए भी मैच कर गया है, दूसरा मुल्जिम इस वक्त फरार है अपनी वाइफ के साथ, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द मुतवक्के है, और इस तरह ये केस फौरी तौर पर पुलिस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगला सिलसिला शुरू होगा। लेकिन असल मामला प्रोसिक्यूशन का है। शौकत बस्सा साहब अब खुद भी वकील है। प्रोसिक्यूशन का मामला ये है कि बड़े से बड़ा और ओपन एंड शट केस इतना ख़राब हो जाता है, चाहे वो पहले पुलिस की एफआईआर से शुरू हो, फिर उसके बाद वो अदालत में जाकर अदालत के पास सिलसिला ही ऐसा पहुंचता है कि फिर बाद में अदालतों को एक आम आदमी है वो मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा होता है, क्योंकि सबूत वहाँ पर नहीं कोई पेश किया जाता और मुल्ज़िमान बाहर आ जाते हैं। प्रोसिक्यूशन के अमल को बेहतर करना, इन चीज़ों को बेहतर करना बहरहाल हुकूमतों की जिम्मेदारी है।
तो प्रोसिक्यूशन का अमल जितना सादा, जितना सहल और जितना सही हो तो फिर इस किस्म के केस जो है वो मंतकी अंजाम तक आ सकते हैं। अब आ रही है मुदस्सर, अगले 24 घंटे में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मेन मुल्ज़िम आबिद गिरफ़्तार हो जाएगा। मैं इंशाअल्लाह, मुझे खुदा पे यकीन है, चूँकि मैं जहाँ से ये मुल्ज़मान बिलोंग करते हैं वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मेरे नॉलेज में आ रही हैं। सही हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, इसमें तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ इस वक्त ऑन बोर्ड हैं और हमारी पंजाब पुलिस है, और उसको ज़ाहिर है कि हमारी हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक सिचुएशन रूम बनाया हुआ है जिसको बाकायदा सुपरवाइज़ किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ये अभी आप देखें बहुत बड़ी कामयाबी। मैं इसलिए कहता हूँ कि इट वाज़ अ ब्लाइंड अक्रेंस, इट वाज़ अ ब्लाइंड, बिल्कुल वहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी कि ये हमारे ये सिस्टम की, इसको मैं अभी ये कामयाबी समझता हूँ कि वहाँ पर उनके डीएनए को लिया गया, चीज़ों को मैच किया गया, तो उसके ज़रिए कनेक्शंस के हम लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन इसको हमें अपने सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अभी आपने जो बात कही, आपकी बात से मैं 100% मुत्तफ़िक़ हूँ मुदस्सर, कि प्रोसिक्यूशन प्लस कोर्ट, ये दोनों जो हैं वे ज़िम्मेदारान हैं। हमें प्रोसिक्यूशन को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा और अदालती निज़ाम को, मेरी अगर गुजारिश सुन रहे हैं चीफ जस्टिस साहब पंजाब और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उन्हें अपने निज़ाम के अंदर बड़ी रेवोल्यूशनरी तब्दीलियाँ लेके आनी पड़ेंगी, ताकि ये जो अब साल हा साल केस चलते हैं, जिससे बाकायदा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं खुद बाय प्रोफेशन वकील हूँ, एक प्रोसिक्यूशन वीक होती है और ऊपर से जब अदालत में केस चला जाता है, अगर आप उसे साल हा साल पर ले जाएंगे तो मुझे बताइए एंड ऑफ द डे क्या होगा। वहाँ पर कई गवाहान मुनहरफ हो जाएंगे, उनको जान की मारने की धमकियाँ दी जाएंगी, उनको लालच दिए जाएंगे, कुछ जो गवाहान हैं वो वैसे भी पेश नहीं होंगे। फिर इस तरह हमें दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और उन्हीं रिफॉर्म्स के ऊपर मैं समझता हूँ जो मौजूदा आईजी अब नए आए हैं, अब उनके पहले भी जो आईजी साहब थे, उनको भी यही टास्क दिया गया कि आप खुदारा यहाँ पर सबसे पहले ये करें कि आपके अंदर जो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, वो हमें निशानदेही करें कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपको फंड्स की ज़रूरत है, गाड़ियों की ज़रूरत है, आपको अफसरान की ज़रूरत है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो अगला काम है वो ये है कि उसके ऊपर मैं समझता हूँ शेख उमर जो ने 2-3 बहुत ही गलत बातें कही जब से वो मीडिया पे आ रहे हैं, लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, और उनका जो बयान ख़ास तौर पे हमारी ये जो बेटी के साथ हुआ, बहन के साथ हुआ, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल गैर ज़रूरी बयान था, नहीं देना चाहिए था। लेकिन एक बात उन्होंने अच्छी कही, देखें जब आप पुलिस वाले जो फ़र्ज़ करें मुलव्वस होते हैं ख़ुद जराइम के अंदर, या वो रिश्वत लेते हैं, केस को ख़राब करते हैं, प्रोसिक्यूशन वीक करते हैं, उनका हल हम क्या निकालते हैं? पुलिस रूल्स में क्या है? आप उनको सस्पेंड कर देते हैं, 3 महीने बाद वो दोबारा रीइंस्टेट हो जाते हैं। उसका तरीकाकार वही होना चाहिए जो अफवाज पाकिस्तान के अंदर है। वहाँ पर क्या होता है, अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसका कोर्ट मार्शल होता है और फॉर एवर वो नौकरी से फारिग हो जाता है। तो इसके लिए हमें बहुत ही तेज़ी के साथ उन रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए जिसके अंदर ये जो हम बात कर रहे हैं सजाए मौत वाली, तो रिफॉर्म्स ये तो जाहिर है आप नहीं अभी जो रेप का जो कानून मौजूद है, रिफॉर्म्स की जाने तो आप नहीं जाने, रेप का कानून मौजूदा है, यही मैं कह रहा हूं आपको, जो कानून साजी है, अभी जो रेप का कानून मौजूद है उसके अंदर सजाए मौत नहीं है। इसके ऊपर डेफिनेटली हमें इतना बड़ा अक्रेंस हुआ है, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जैसे ज़ैनब बीबी के, फिर मैं कह रहा हूं बेटी के हवाले से स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई, बहुत बड़ा वाकया हुआ था। हमें इसी तर्ज पे स्पीडी ट्रायल्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनानी होंगी, हमें कानून में तरमीम करनी होगी और उसके ऊपर मनोअन लेटर एंड स्पिरिट उन पे अमल करना होगा। तो मैं खुदा पे मुझे यकीन है कि जब चीज़ें बिल्कुल नाक की सीध में चलेंगी, जब गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, अदालतें अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगी और मीडिया बड़ा ही अहम रोल है उसका, मैं समझता हूं। इसके ऊपर अभी आपने हमें, जब से ये इशू बना है, बस साहब आप वकील हैं, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि मेरे नाक़िस में इजाफा थोड़ा सा कीजिएगा। ये गैंग रेप के हवाले से तो ताज़ीरात पाकिस्तान में जो पाकिस्तान पीनल कोड है, 376 है जो इसका पाकिस्तान पीनल कोड का, इसके तहत तो ये उम्र कैद और सजाए मौत इसमें शामिल नहीं है क्या?
नहीं, डेथ सेंटेंस नहीं है उसके अंदर। उसमें अच्छा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उम्र कैद है, डेथ सेंटेंस नहीं है। इसके ऊपर बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए और उसके ऊपर डेथ सेंटेंस होनी चाहिए, ताकि इसके ऊपर लोगों को अंदाज़ा हो कि जिस तरह ये सिक माइंड और ये जो मैं इनको क्या कहूँ, जो ना इंसान है बल्कि इंसानों की शक्ल में ये हैवान है, जिन लोगों को ना अपनी माँ बहन की इज़्ज़त का ख्याल है, ना मुआशरे के अंदर अपनी माँ बहनों की इज़्ज़त का ख्याल है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो इंसानियत शर्मा गई है। हम ममालिक में कहते हैं, पाकिस्तान की दुनिया मिसालें देती है कि इस्लामिक कंट्री है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये विजन है कि हमने मदीना की रियासत बनानी है। वहाँ पर ऐसे फेल की, ऐसे एक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो रेस्ट श्योर मुदस्सर, इस केस को मिसाल बनाया जाएगा कोई इसमें, और इस केस को विदिन 3 मंथ्स इंशाल्लाह मुल्ज़मान ये भी गिरफ्तार होंगे और 3 महीने के अंदर अंदर इस केस को कंक्लूड किया जाएगा और मुल्ज़मान को निशाने इबरत बनाया जाएगा, ताकि आज के बाद हमारी हवा की बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें जिस तरह मदीना की रियासत में खुलेआम घर से निकल सकती थी, सफ़र कर सकती थी, ताकि इसको हम इंश्योर कर सकें। और इंशाल्लाह मैं फिर कहता हूँ, ऐसा वाक़या मुदस्सर चूँकि पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, चूँकि ये ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है, वो सोच सकता है कि एक खातून अगर सड़क पर जा रही है, बस सब पाकिस्तान ही में, वहाँ पर पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल ट्रैवलर रोजी गैब्रियल जो है वो पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करती रही अपनी बाइक पर, और उन्होंने पाकिस्तानियों को देखते हुए इस्लाम भी कबूल किया और वो अपने उस तसव्वुफ के अंदर भी आईं। वो सारी चीज़ें, वो उनके साथ कभी ऐसा वाक़या नहीं, बल्कि वो मिसाल देती हैं। उनकी वीडियोस में देखते हैं पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी की, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की, लेकिन पाकिस्तान में ये ऐसा वाक़या भी हुआ। मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। सर, ये सज़ाए मौत पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जिस सरेआम इसकी फांसी नहीं होनी चाहिए, इससे माशरे में मज़ीद बिगाड़ पैदा हो सकता है। तो क्या ऐसे जुर्म जो ख़ास तौर पर जना बिल जबर में आते हैं, इज्तिमाई गैंग रेप में आते हैं, क्या इनकी सज़ा शरीयत के मुताबिक क्या होनी चाहिए? फिर देखें, उसूली तौर पर तो बात यह है, अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर इन सज़ाओं को जिक्र कर दिया है। सूरह नूर की आयत नंबर 2 के अंदर बाकायदा तौर पर बदकारी करने वाला मर्द और बदकारी करने वाली औरत अगर गैर शादीशुदा है तो 100 जिक्र की गई, सजा जिक्र की गई। शादीशुदा है तो रजम, संसारी यानी मौत की सजा है। और फिर उस आयत नंबर 2 का आखिरी जुमला बड़ा काबिल गौर है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, कि उस जी मुफ्ती साहब आप सुन सकते हैं? मुफ्ती ज़ुबैर से दोबारा से रब्ता करेंगे, उनकी आवाज़ मुनक़ता हो गई है, लेकिन जो सूरह नूर की आयात मुबारक के हवाला दे रहे हैं उसमें बड़ा वाज़ेह और क्लियर ये है कि जिस इस किस्म के वाक़यात और बदकारी करने वाले मर्द और औरतों के संसारी के हवाले से बड़े क्लियर इक़दाम हैं। लेकिन अब मामला ये है कि पाकिस्तान में जो आइन कानून है, पाकिस्तान की ताज़ीरात हैं, उसके मुताबिक उन आइन और कवानीन को तब्दील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ुद हुकूमती जो तर्जुमान हैं, हुकूमती लोग बहुत बड़ी तादाद में वो इस बात के जो है वो मुत्तफ़िक़ हैं कि सज़ाए मौत और वो भी सरेआम होनी चाहिए। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, तो ये जो आप हवाला दे रहे हैं सूरह नूर की आया मुबारक का, क्या पब्लिकली जो फांसी देना है वो क्या कोई गैर शरई है और गैर अखलाकी है? पब्लिकली फांसी देना और बरसरेआम फांसी देना, तख्तेदार पे लटकाना, ये गैर शरई नहीं है। सही। काजी को, जज को इस्लाम ने इख्तियार दिया जब माहौल खराब हो रहा हो और इबरत के लिए, लोगों को उस जुर्म से रोकने के लिए वाज़े तौर पर शरीयत ने ये इख्तियार दिया है। जज जब मुनासिब समझे ताज़ीरन उसको सवाबदीदी इख्तियार हासिल दे सकता है, लिहाजा देनी चाहिए। ऐसे संगीन अखलाकी मुजरिम तख्तेदार पे भी लटकाना चाहिए, चौक पर लटकाना चाहिए और बसरेआम देना चाहिए। ये इस्लाम के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। सही। अच्छा मुफ्ती ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है, 95% से ज़ायद यहाँ पर मुस्लिम जो अक्सरियती आबादी है, उसके बावजूद जो आज हमारे पास रिपोर्ट आ रही थी कि सिर्फ पंजाब में पिछले जो 6 माह हैं उसमें औसतन रोज़ाना 9 वाक़यात ख़वातीन से ज़्यादती के रिपोर्ट होते हैं, 3 बच्चों के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। सिंध की रिपोर्ट हमारे सामने पिछले 6 माह की थी कि अब तक 95 ख़वातीन के साथ और बच्चों के साथ ये ज़्यादती के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये क्यों इस मुआशरे में इतना ज़्यादा बिगाड़ इस सूरत में है?
देखिए, ये तो एक तफसीली मौजू है, लेकिन मैं मुख्तसरन ये बात कहता हूँ, हर जुर्म की सजा होती है। उम्मीद और खौफ दोनों को अल्लाह ने साथ चलाया है। अच्छा काम होगा नेमत और इनाम, बुरा काम होगा पनिशमेंट और सजा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सजा देने का आप जितने फिगर बता, क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रह गए। 4 फरवरी 2018 को बीबीसी रिपोर्ट नशर कर रही है और कौमी असम्बली के अंदर वो रिपोर्ट पेश की जा रही है। 17,662 पिछले 5 साल के अंदर इस तरह के इज्तिमाई ज्यादती, कत्ल, क़िसास के जराइम पेश आए। सवाल ये पैदा होता है वो 17,662 मुजरिम कहाँ हैं? अच्छा, छोड़ दे सारों को, 1700 कहाँ हैं? 17 कहाँ हैं जिनको लटकाया गया हो? कुरान 179 के अंदर सूरह बकरा में अल्लाह कह रहे हैं, ए लोगो वलकुम फिल क़िसासी हयातु या उलिल अलबाब, कुछ भी दिमाग रखते हो तो क़िसास में, कत्ल में फांसी की सजा और समाज और सोसाइटी की हयात जानिदानी है, जिंदगानी है, तुम्हारी जिंदगी इसके अंदर है। मगर हम सजा नहीं देते। जब सजाएं नहीं होंगी, इंसाफ नहीं होगा, जस्टिस सिस्टम कमजोर होगा, तो फिर जुर्म ताकतवर होगा। यही कुछ होगा, होता चला जाएगा। आना पड़ेगा निजाम पर, और वो ये कि जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड। याद ये जस्टिस के अंदर डिले करना, ये जस्टिस के अंदर डिनाई करना है। फराहमी इंसाफ के अंदर ताखीर और इनकार, दरअसल याद रखें इंसाफ से इनकार होता है। तो इंसाफ के और जस्टिस के इंग्रेडिएंट ये है, फौरी हो, मुअस्सिर हो, बरसर आम हो। जुर्म तो सड़कों पर हो रहा है, सजा के लिए कमरे, वो क्यों बरसर आम सजा नहीं दी जाती? बिल्कुल, तो ये है असल मामला। आना इसी पर पड़ेगा हमें। जब तक हम इस बात पर नहीं आएंगे, पाकीज़गी नहीं होगी। फिर तमाम इसका किरदार को भी अपना किरदार अदा करना है। एक है लॉन्ग टर्म, वो है वालिदैन भी अपना किरदार अदा करे, रियासत अपना किरदार अदा करे, स्कूल अपना किरदार अदा करे, तालीमी तमाम के तमाम जितने स्टेक होल्डर है वो अपना किरदार अदा करे। कुरान में इफ़्फ़त और पाकदामनी का पूरा पैकेज दिया गया है। हम उन तमाम को बाईपास करते हैं। जब आखिर में चंगारी, तीली, आग लगती है, हम शोर करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो पूरा पैकेज कुरान ने दिया था, उसकी तरफ हम मुतवज्जे क्यों नहीं? बिल्कुल, उस तरफ तो हमारी शायद तवज्जो नहीं है, जिसके बाद हमारे लिए ये खमियाजे की सूरत में। बस साहब आपको बात करना चाह रहे थे जी। मुदस्सर, 70 साल अगर ये कानून साजी नहीं हुई, अगर ये कानून नहीं बना, तो गलत हुआ। अब इंशाल्लाह जो मुफ्ती साहब ने बातें कही हैं, इट इज़ नीड ऑफ द आवर। हम इंशाल्लाह ये कानून साजी करेंगे और ये जो मुल्ज़मान हैं इनको निशान इबरत बनाएंगे, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन, अगर मदीना की रियासत जो हम बात करते हैं, तो मदीना की रियासत के ये कवानीन है। हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारी शरीयत ये कहती है। इसलिए रेस्ट श्योर कि इसी केस सर से आप तो कह रहे हैं ना बस्सा साहब के करेंगे, आपकी नीयत पे हमें जो है वो फख्र है, लेकिन मसला ये है कि जब वहाँ वज़रा बैठे हुए हैं नेशनल असम्बली के अंदर, वो बाकायदा इस बात की मुखालिफत कर रहे हैं। पिछले दिनों में आपकी हुकूमत ने ज़ैनब अलर्ट बिल विफाक के हवाले से पेश किया, उसमें बाकायदा तौर पर वज़रा ने इस बात की मुखालिफत की, खड़े होकर अपोजिशन में भी की गई। तो फिर सर कैसे बनाएंगे? हर किसी सुने, हर किसी की मुदस्सर, हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन राय अल्टीमेटली प्रिवेल करनी है किसकी? जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। जब उनका विजन ये है, तो इसलिए रेस्ट श्योर ये बातें हक में, मुखालफत में, मुवाफकत में आएंगी, लेकिन हम इसको डिबेट के लिए लेकर आएंगे। सही, हम इसके ऊपर ओपन डिबेट करेंगे। लेकिन अलमिया ये होता है कि सर जो केस रिपोर्ट हो जाए ना, उस केस रिपोर्ट होने में तो समझे कि एक इत्तफाक हो जाए, उस पर सारी तवज्जो हो जाती है। 2 खबरें शकरगढ़ और मॉल टाउन के हवाले से जाबिर के पास हैं। जाबिर के कुछ ज्यादती के केसेस दोनों की जानिब थे, पुलिस ने इस पर कोई काम किया है? देखिए, बसरा साहब की यहाँ मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनके इल्म में लाना चाहूँगा कि शकरगढ़ में थाना लेसर कलां में परसों 10 साल बच्ची के साथ रेप किया गया है। ये ज़रूर बात है कि वो मुल्ज़मान जो है वो थाने में मौजूद थे जब मुझे वहाँ से फ़ोन आया। वो मेरा इबाई इलाका है और वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि ये मामला दरपेश आया है यहाँ पर 10 साल बच्ची के साथ। और 5 सितंबर को लाहौर में ग्रीन टाउन में 15 साल बच्ची के साथ जो है वो रेप किया गया। बच्ची अपने घर में अकेली थी, माँ बाप जो है वो जॉब पर जाते हैं, तो उसके साथ जो है वो रेप किया गया। उसकी भी जो है वो, जब मुझसे उन फैमिली ने रब्ता किया तो पता चला कि उस लड़के के वालिद को तो गिरफ्तार किया गया था, जिसको बाद 8 से 12 घंटे बाद छोड़ दिया गया, लेकिन वो मुलजिम तब पकड़ा नहीं गया था। तो ये वो मामला था कि जब वो केस जो कि ज़्यादातर हाईलाइट हो जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इर्द गिर्द होने वाले असल में पुलिस जो फौरी तौर पर करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे होते हैं। बड़े एक तवील
दास्तान है ऐसे वाक़यात की और ज़िम्मेदारान की, लेकिन उनके खिलाफ शिकंजा नहीं कसा जा रहा। वक्त भी ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपका, मुफ्ती ज़ुबैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जाबिर हमारे साथ मौजूद थे, रिपोर्ट कर रहे थे इस केस को। लम्हा बलम्हा मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।